दूसरा ये काम करते थे, दुबई जब से उसने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, सूबाई भी और वफाकी भी, और MNAs और MPAs ऐसे हैं जिनके जो करप्शन करते हैं और उनके बच्चे उन करप्शन का पैसा बाहर लेके जाते हैं। बाहर लेके जाने के बाद वो बच्चे जो हैं होटल्स में और बार्स में उन पैसों को औरतों पे, नींब बरहना औरतों पे लुटा के आते हैं। और होता क्या है कि उन्हीं बच्चों के ज़रिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात की थी कि मैं तो किसी भी अरब शेख के आगे लेटने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड डेट वो मेरे मुल्क की सालमियत की बात हो, वो मेरे मुल्क के फेवर में फ़ैसला कर दे, तो मेरे लिए क्या है कि नामर्दों के आगे 2-2 मिनट के लिए लेट जाऊँ। लिहाजा अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि फहाशी के, अयाशी के जो अड्डे हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में बनाए जाएंगे, और पाकिस्तान के जितने भी एलीट क्लास है ये फहाशी करने के लिए सबसे सस्ता तरीन ठिकाना जो इन्हें मिलता है वो मुत्तहिदा अरब अमारात मिलता है। वहाँ जाके जो ये लोग हराम तोपियाँ करेंगे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ये एक मोबाइल आपके पास जो होता है, इसमें लाजमी नहीं है कि ये कैमरा हो या ये कैमरा हो, कैमरा दरमियान में भी लगा होता है। मोबाइल, अभी तो वो ऐप्स आ गई हैं कि आप अपना मोबाइल बंद भी करते हैं तब भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो ये कई इस तरह की चीज़ें, माजी में कुछ ऑफिसर्स बाहर जाया करते थे फॉरेन विजिट पे तो उन्हें मोबाइल गिफ्ट किया जाते थे। अब वो जब पाकिस्तान आते थे तो वो खूबसूरत बातें जो अपनी बेगमात या अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ करते थे वो सारी रिकॉर्ड होती थी, और उन्हीं बातों की बुनियाद पे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था कौमी राज बेचने की सूरत में। बहुत कुछ किया गया हमारे सियासतदानों के साथ, ऑफिसर्स के साथ, और यहाँ तक सिनेरियो बना दिया गया। मेरा एक दोस्त था, साबिक MNA रहा है KPK का, वो कहता है कि मैं एक वफ्द के साथ गया जहाँ पर हर किस्म के ऑफिसर्स और कुछ MNAs मौजूद थे। रात को जब ड्राइंग रूम में हमारे पाकिस्तानियों में शराब तकसीम वो दी जा रही थी, वो ग्लासेस में डाल के, तो मैंने इनकार किया कि यार मैं तो खान हूँ, नस्वार खाता हूँ, वो एयरपोर्ट से आगे आने नहीं देते। तो ये है कि मैं शराब कभी पी नहीं है, ना मेरे बाप ने कभी पी है, तो मैं नहीं पीता। तो कहता है कि MNA साहिबा हकारत की निगाह से मुझे देख के कहती हैं कि जनाब खान साहब नहीं पीते आप? तो कहते तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि MNAs और MPAs में भी ये जो टॉप क्लास की एलीट होती है, इनके ड्राइंग रूम की एक्सेस हासिल करने के लिए आपको जानी शराबी होना पड़ता है। तो ये सिस्टम में इस तरीके से हमारे इनकलकेट कर चुके हैं, हमारे सिस्टम में इस तरीके से पेनिट्रेट कर चुके हैं। लिहाजा आज जो हमने इस चीज़ को देखना है, जो हमारे ऊपर सारी सैंक्शंस हैं उसमें कुछ सीरियस नहीं है। पाकिस्तान ग़ुलामी कर रहा है, पाकिस्तान अपनी बेटियां बेच रहा है आफिया सिद्दीकी की सूरत में। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने पता नहीं कितने ही पाकिस्तानियों को बेचा और बाउंटीज ऑफ डॉलर्स को लिया, मुल्क ने तरक्की किया। भाई तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारी बेटी दे दो, ऐशी करनी है हमने उसके साथ, तुम्हें हम 20 करोड़ देते हैं, अपना घर भी बना लो, गाड़ियाँ भी ले लो। पिंड में जब तुम जाओगे तो पूरा पिंड तुम्हारी गाड़ी नहीं देखेगा, वो बोलेगा ये तो बगैरत है, दलाली करता है बच्चियों की। तो अक़वाम आलम में हम पाकिस्तानियों को भी यही देखा जाता है कि बेटियों की दलालियाँ करके ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लिहाजा दुनिया में अपनी इज़्ज़त और वक़ार बरकरार रखना है तो उसका एक ही तरीका है कि ये कर्ज़े उठा के मगरब के मुँह पे मारे जाएँ, और उसके लिए आपके पास ना फैक्ट्रीज़ हैं, ना मिल्स हैं, ना इंडस्ट्रीज़ हैं। एक ही तरीका है कि कौम से चंदा मांगें। चंदा मांगने का भी एक तरीक़ाकार होता है कि कौम ने पहले भी एक बार था कर्ज़ मुकाओ मुल्क बचाओ कैंपेन थी, उसमें सब कौम ने अपने जेवर बेचे, प्लाट बेचे और सरकारी धारे में जमा कराए, और वो वज़ीर आज़म से लेकर नीचे क्लर्क तक सब ने खाए। हल ये है कि सबसे पहले इमरान खान साहब मेहरबानी करके वो जो बनी गाला का आपका 300 कनाल का मकान है जिसमें आप अकेले रहते हैं और एक दो बंदे और रहते हैं और एक आपका कुत्ता रहता है, उसको बेचें, कौमी ख़जाने में जमा कराएं। फिर पकड़ें जरदारी का गिरबान, उससे आप ये सारे बिलावल हाउसेस उठा के कौमी ख़जाने में जमा कराएं। फिर पकड़ें जनाब नवाज शरीफ को, इनके सारे पैसे उठा के कौमी ख़जाने में जमा कराएं। यकीन करो कौम अपने प्लाट भी बेचेगी, कौम की माएँ बहनें बेटियाँ अपने जेवर भी बेचेंगी। पाकिस्तान का कर्जा उठा के जब मगरब के मुंह पे मारा जाएगा तो यकीनन हम दलेरी से आफिया सिद्दीकी को भी वापस मांग सकेंगे। हम दलेरी से, हम न्यूक्लियर स्टेट है, हमें और किसी चीज़ का डर नहीं है, हम दलेरी से एमिल कांसी जैसे लोगों को बेचना बंद कर देंगे। हम लोगों से फिर कर्नल जोसेफ रात की तारीख में नूर खान एयरबेस से बाहर नहीं भागा करेगा। फिर रेमंड डेविस हमारे 2 बच्चों को कुचल के शहीद करके मुल्क से बाहर बाइज़्ज़त तौर पे बरी नहीं होगा। ये तमाम काम तब होंगे जब हम लोगों के ऊपर से कर्ज़ा उतरेगा, और कर्ज़ा उतारने के लिए कौम को एतमाद में लेना ज़रूरी है। एतमाद में तभी लिया जा सकता है जब
आप पहल करेंगे। तवाम में दो ग्रोह बने हुए हैं, एक हुकूमत का, एक अपोजिशन का। जो अपोजिशन वालों को कह रहे हैं कि गद्दार हैं कि इन्होंने FATF का जो बिल था उसकी मुखालफत की, और हुकूमत को कहते हैं बड़े वफादार हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि यही अपोजिशन अगर हुकूमत में बैठी होती तो इमरान खान FATF के बिल की मुखालफत कर रहा होता और ये लोग जो है वो हिमायत कर रहे होते। मसला ये नहीं है कि इनमें से गद्दार कौन है कौन नहीं है, ये वही लोग हैं जो पिछले दौर में हुकूमत में थे और आधे वही लोग पार्टी चेंज करके आ गए हैं। ये वही लोग हैं जो बूट चेंज होता है, पॉलिश वही रहती है, और ब्रश जो है वो भी वही रहता है। लिहाजा आवाम इस चीज़ में आपस में ना लड़े। आप लोग तो टिशू पेपर्स हैं, आवाम जो है ये तो आपको यूज़ करेंगे, फेंक देंगे, और यही होता रहा है पिछले 70-72 सालों से। आपको सिर्फ ये चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि FATF में हमारा नाम आता क्यों है। ये जो कहते हैं कि दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाए और इन दहशतगर्द तंजीमों की जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसे रोका जाए, उसमें से अक्सरियत दहशतगर्द तंजीमें होती कौन सी हैं, इसको तवज्जो दें। वो दहशतगर्द तंजीमों में से ज़्यादा अक्सरियत वो तंजीमें होती हैं जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं, वो तंजीमें जो कि कश्मीर में जिहाद कर रही होती हैं, वो तंजीमें जो कि जिहाद अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा कर चुकी हैं। बीच में वाकई TTP टाइप की कुछ दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी होती हैं, क्योंकि ये वो तंजीमें जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूटिलाइज़ की जाती हैं हमेशा से, उनको जो एड है वो भी अमेरिका ही दिया करता था। और आई स्टिल रिमेंबर जब भी फ़ौज और तालिबान के आपस में मुज़ाकरात हो रहे होते थे कि पाकिस्तान में अमन आ जाए, ये बंदे के पुत्र बन के रहें, और पाकिस्तान में जो कोलेटरल डैमेज विद इन पाकिस्तान होता था, सिविलियन भी शहीद हो रहा है, फ़ौजी भी शहीद हो रहा है, ट्राइबल एरियाज़ का बंदा भी शहीद हो रहा है, जब भी मुज़ाकरात कामयाबी के करीब होते थे तो ये अमरीकी हरामजादे जो होते थे ड्रोन स्ट्राइक करके तालिबान कमांडर को मार दिया करते थे TTP के, और फिर ये दंगे फसाद शुरू हो जाते थे। और ये दोनों तरफ से इस तरह का किया जाता था, और वहाँ पर उन्हें फंडिंग भी दी जाती थी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। और तीसरी बात ये की जाती थी, अब ये इनका तरीक़ाकार क्या होता है, तरीक़ाकार इनका ये होता है कि एक दौर में सिंधियों को और MQM वालों को बड़ा लड़वाया जाता था, हैदराबाद से लेकर कराची तक। इन्होंने रॉ ने और CIA ने, पाकिस्तान क्योंकि इट्स द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, तो इन लोगों ने इस्तेमाल किया, कुछ लोगों को ख़रीदा, स्नाइपर्स की प्रॉपर तैयारियां करा के पाकिस्तान में भेजा गया, या उन लोगों को, पाकिस्तानियों को ही, कुछ को गद्दारों को पकड़ के करते क्या थे कि दिन को ये मारते थे 2 सिंधी और रात को मारते थे 2 महाजिर, और ये जो हैं आपस में लड़ना शुरू हो जाते थे। इसी तरीके से एक धमाका इमाम बारगाह में करते थे, दूसरा धमाका किसी मदरसे में करते थे, और पूरा शहर जो है वो फ़िरका वाराना फसादात की लपेट में आता था। इस वक्त भी कुछ ऐसे 3rd क्लास किस्म के इन लोगों ने वो क्या कहते हैं किराए के लोग ख़रीदे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ ये होता था उन वलदुल हराम का कि वो आके सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर लेंगे, या वो आके अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर लेंगे, और उसके बाद पूरा मुल्क जो है वो फ़िरका वाराना फसादात की लपेट में आ जाएगा। जब उसकी लपेट में आ जाएगा तो अल्टीमेटली दुनिया को दिखाया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान तो सिक्योर नहीं है और अनसेफ है, इंटरनेशनल जो आपका फाइनेंशियर है वो पाकिस्तान का रुख ना करे। दूसरा काम क्या किया जाता था कि ज़ाहिर है ये आपकी फूफी के बच्चे तो हैं नहीं, ये तो आपके दुश्मन हैं, इन्होंने तो आपको डिस्टेबलाइज़ करना, ये आपको कर्जा देंगे, कर्जा दे के आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो जितने भी लोग जिहाद कर रहे हैं कश्मीर में इन अ ट्रू सेंस, उन पे सैंक्शंस ये लोग लगवाते हैं आपके FATF की ज़द में, या IMF के लोन्स दे के, वर्ल्ड बैंक के लोन दे के, उस आगे आपके ये शराइत रख लेते हैं कि जनाब इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। फिर क्या होता है कि अब जो 2023 में तुर्की में खिलाफत का दौर दोबारा एक नवीद सुनाई जा रही है कि शुरू हो सकता है, उसके बाद राह हमवार की जा सकती है, उससे पहले इन्होंने हर मुल्क से इज़राइल को एक्सेप्ट करवाने का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। अब वो मुतालबे किस तरह होते हैं, इन लोगों के बड़े बड़ों के शेख और ये जो होते हैं इन लोगों के हाकिम वक्त, वो होते तो औरत और शराब के पुजारी हैं। इज़राइली लड़कियों के आगे ये लोग ज़ेर हुए हुए होते हैं और वो वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इन्हें धमकी दी जाती है कि जिस तरीके से तुम्हारे चाचे मामे ताए को कत्ल करके हमने तुम्हें हाकिम वक्त बना दिया, अब तुम हमारे इंटरेस्ट की बात करो, नहीं तो तुम्हें कत्ल करके किसी और को बना देंगे, हमारे लिए कौन सा मुश्किल है।